टॉपिक का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये सीबीएसई के 9th में नहीं, 10th में है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं है। आपके 9th के आईसीएसई में डिटेल में भी नहीं है, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है हम लोग पढ़ते पढ़ते पा जाएँ इसमें कि जो आउट ऑफ सिलेबस लगे, लेकिन ध्यान रखना वो सिलेबस से बाहर नहीं है, वो कहीं ना कहीं सिलेबस में है। जैसा ये टारगेट कर रहे हैं एनटीएससी, तो एनटीएससी के लिए जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो कोई भी चीज़ जितना पढ़ाऊंगा वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर हमसे आप क्वेश्चन के माध्यम से पूछते हो। तो सबसे पहला टॉपिक इसका होगा क्या? इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब कोई जने बताओगे इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है क्या? हाँ बताइए, बैठे बैठे बताइए, खड़बड़ाइए नहीं, हाँ जल्दी बताइए, टाइम ना वेस्ट करिए। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। Mass is also fundamental property of matter. What is the difference between these two? Charge. चार्ज क्या होता है मित्रों, ध्यान से समझना। चार्ज इज ए कंडीशन ऑफ बॉडी। चार्ज इज अ कंडीशन ऑफ अ बॉडी। और ये कौन सा कंडीशन होता है? तो जब किसी बॉडी का अपना ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल बदल जाए, जब किसी मैटर का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी सब्सटेंस का अपना ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल चेंज हो जाए, दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। जब किसी बॉडी का अपना इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल बदल जाए तो उसे हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या हो गई है? चार्ज। बात ध्यान में आ गई? तो इसको हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे कि व्हेन एन एनर्जी डिफरेंस इज क्रिएटेड इन अ बॉडी, लिख लीजिए, एन एनर्जी डिफरेंस इज क्रिएटेड इन अ बॉडी बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इट इज कॉल्ड चार्ज कंडीशन ऑफ द बॉडी। राइट, यहां तक बात ध्यान में आ गया होगा। अब अमाउंट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड या अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा किसी बॉडी का? तो अमाउंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन थ्योरी, अमाउंट ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है जिसको क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन थ्योरी, जिसको हम क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन थ्योरी। क्वांटाइजेशन थ्योरी, QUANTIZATION, क्वांटाइजेशन थ्योरी। क्वांटाइजेशन थ्योरी, according to quantization theory, according to quantization theory, charge on any object, charge on any object is the integral multiple of fundamental charge. Charge on any object is the integral multiple of fundamental charge. Fundamental charge means charge on electron. Fundamental charge का मतलब सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज, सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज, जिससे छोटा दूसरा कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल चार्ज। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन थ्योरी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। और इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? इंटीजर से मल्टीप्लाई करो। इंटीजर का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 प्लस इंफिनिटी से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक, कुछ भी बोलोगे आप, बात ध्यान रहेगी ना। मतलब क्या हुआ? कोई भी होल नंबर, इंटीजर कहने का मतलब कोई भी होल नंबर, और वो होल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, वो होल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, ये इंटीजर है, ध्यान रखना। बात ध्यान में आती है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, दैट इज Q is equals to NE. We can write N is equals to integer. N is equals to integer, and is the fundamental charge, is the fundamental charge, and its value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, इतना चार्ज होता है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ये है। लेकिन अगर मेरे से पूछा गया कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो हम बताएंगे -1.6 into 10 power minus 19 कूलम।
अगर मेरे से पूछा गया चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, 1.6 into प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। बात ध्यान में आती है ना। और अगर हमसे पूछा गया कि बताओ फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो केवल और केवल 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। मेरे मित्रों, एक दूसरा सबएटॉमिक पार्टिकल का नाम आपने सुन रखा है जिसे सब न्यूक्लियर पार्टिकल कहते हैं, उसका नाम है न्यूट्रॉन। वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है ना। प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर रहता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉनिक चार्ज, न्यूट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, 0। बात ध्यान में आती है ना। न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि सेंटर में पाया जाता है और न्यूट्रल होता है। बात ध्यान में आती है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक। इनके मास देखें हम, अगर इनके मास हम देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन ये कितना होता है, 1.673 इंटू 10⁻27 kg। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन के मास की, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये कितना होता है, 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ये इन तीनों पार्टिकल्स का मास है और ये इन तीनों पार्टिकल्स का क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज है। देखने में ऐसे लग रहा है ना कि जो न्यूट्रॉन का मास है और प्रोटॉन का मास है सेम ऑर्डर का मास है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। ऐसा कहते हैं कि जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है, बल्कि बहुत अंतर नहीं है, डेसिमल के 3rd डिजिट में अंतर आया। एक बात, दूसरी बात क्या है कि पावर 10⁻⁻27 है यार, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास में बहुत अंतर है। प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 10⁴ टाइम्स, देखो ये कितना है 10⁻31 और ये कितना है 10⁻27, तो कितना ज्यादा हो गया 10⁴ टाइम्स, मतलब 10,000 गुना बड़ा हो गया। इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास 10,000 टाइम्स क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी अगर पूछें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में हेवियर पार्टिकल कौन सा है, तो कौन सा है, हाँ प्रोटॉन। कौन बड़ा है भाई, 10⁻⁻27 बड़ा है या 10⁻⁻31 बड़ा है, 10⁻⁻27 बड़ा है। इस नाते से हेवियर पार्टिकल कौन सा हो गया, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन मास बड़ा है, प्रोटॉन। बात ध्यान में आएगी, यहां तक बात ध्यान रहेगा ना। तो ये क्या रहा अपना चार्ज। अब इस चार्ज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस चार्ज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो चार्ज है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा क्वांटाइजेशन थ्योरी में कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या है, Q इज इक्वल टू क्या है, Ne। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज स्केलर, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज एडिटिव, एडिटिव का मतलब हुआ ऐड होता है, चार्ज क्या होता है, ऐड होता है। हाँ खूब सुखी रहो, खूब सुखी रहो, खूब सुखी रहो। चार्ज क्या होता है, ऐड होता है, एडिटिव होता है। जैसे मान लो +5 कूलाम चार्ज है, +5 कूलाम चार्ज है और +-2 कूलाम चार्ज आ गया, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर, +3 कूलाम चार्ज, +3 कूलाम चार्ज हो जाएगा। बात ध्यान में आती ना, इसका इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, ठीक है ना। चौथी प्रॉपर्टी है
चार्ज में बी ऑफ टू टाइप। चार्ज दो तरीके का होता है, चार्ज दो तरीके का होता है। पहला है चार्ज दो तरीके का हुआ, पहला है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट पॉजिटिव चार्ज। कहीं पे इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होगी, कमी होगी, तो वहां पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? एक्सेस होगा, तो वहां पे चार्ज कैसा पैदा हो जाएगा? नेगेटिव। व्हाई दिस इज? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है उस पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। कहीं पे नेगेटिव की कमी हुई यानी वो पॉजिटिव हो गया, और कहीं पे नेगेटिव इकट्ठा हो गया तो वह और नेगेटिव ही हो गया। दैट इज व्हाई वी विल से दैट शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल क्रिएट नेगेटिव चार्ज। यहां तक बात ध्यान में आती होगी। अगला प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। हमने आपको बता रखा है चार्ज कंजर्व होता है, और ये कौन सा कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है? ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अरे जो पढ़ाते हैं पढ़ लिया करो यार, कभी घर पे जाके रिवाइज कर लिया करो। ऐसे पढ़ाने से कोई मतलब थोड़ी रहा। हाँ, हमने बताया है चार्ज फॉलो द फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉ, और फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉ किसे कहते हैं? व्हेन एनीथिंग कंजर्व्ड विदाउट एनी कंडीशन, देन दैट कंजर्वेशन इज कॉल्ड फंडामेंटल कंजर्वेशन। उसे फंडामेंटल कंजर्वेशन कहेंगे। चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका मतलब है चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओनली कैन बी न्यूट्रलाइज्ड और ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। या तो किसी बॉडी से दूसरी बॉडी तक, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रांसफर किया जाएगा, या तो दो बॉडीज के चार्जेस मिलकर के न्यूट्रलाइज होंगे। व्हेन अपोजिट चार्जेस कंबाइन देन दे न्यूट्रलाइजेस वन अनदर। बात ध्यान में आती होगी ना? जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन अगर कहीं पे कोई एक हाई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और एक कहीं पे कोई कोई हाई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और कोई न्यूट्रल बॉडी है, दोनों को आपस में हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो वहां पे चार्ज ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होगा। और अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक कि दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम न हो जाए। चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम न हो जाए। अब पोटेंशियल क्या होता है इसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। पोटेंशियल अभी पढ़ा नहीं है, अभी हम देखते हैं। चार्ज इज कंजर्व। अगला प्रॉपर्टी था चार्जेस शो इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया? अट्रैक्शन रिपल्शन। अट्रैक्शन रिपल्शन का मतलब क्या हुआ? हम जानते हैं, अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
और हम यहां से एक कॉमन सेंटेंस लर्न करेंगे। क्या लर्न करेंगे कि सिमिलर चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली ऐसा हुआ इसलिए बिकॉज हमने आपको चार्ज की डेफिनेशन बताई। हमने कहा कि चार्ज इज अ कंडीशन व्हेन एन एनर्जी डिफरेंस इज क्रिएटेड ऑन अ बॉडी बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से समझना, कि जब किसी बॉडी पर हमने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की शॉर्टेज कर दी, जब हमने किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की क्या कर दी, शॉर्टेज कर दी, तो वहां पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। जब हमने कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का एक्सेस कर दिया तो वहां पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। और जब दो ऐसी बॉडीज होंगी जिस पर एक पर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का क्या होगा, शॉर्टेज, और एक पे होगा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का एक्सेस, तो दोनों मिल करके क्या होना चाहेंगे, न्यूट्रलाइज, फिर से वही होंगे जहां पे थे वो ओरिजिनल अपने एनर्जी स्टेट को रीगेन करना चाहेंगे। उसके लिए वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। बात ध्यान में आती होगी। आगे बढ़े, ये हमारा क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है ना। ये क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें से हमने सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया। सबसे पहला क्वांटाइजेशन थ्योरी पढ़ लिया। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी हम पहले से जानते हैं, स्केलर वेक्टर किसे कहते हैं। चार्ज इज एडिटिव, वो हमने समझा दिया। फिर चार्ज में भी ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये भी समझा दिया। फिर चार्ज इज कंजर्वेशन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, और दोनों होता है। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने कहा कि 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करो, हमने कहा 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करो, तो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करो, आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी ना, 10 न्यूटन किधर फोर्स अप्लाई करें, इस दीवार पे, आगे पीछे, कहीं कुछ, ऐसा हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा। इसलिए वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बिना डायरेक्शन के हम फोर्स को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे हमने कहा कि 10 जूल एनर्जी, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि 10 जूल एनर्जी की डायरेक्शन की हमें कोई नीड नहीं है, बस 10 जूल एनर्जी 10 जूल एनर्जी है, ठीक है ना। हाँ, सारी प्रॉपर्टीज हमने एक्सप्लेन करी। इसमें से क्वांटाइजेशन थ्योरी हमने पहले से पढ़ लिया। चार्ज स्केलर है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की नीड है, डायरेक्शन इसमें होती नहीं है। चार्ज इज एडिटिव, ऐड होता है, अलजेब्रिक हम निकालते हैं। और चार्ज में भी ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड बाय द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स नेगेटिव चार्ज। बात ध्यान में आ गई होगी। और दूसरा था चार्ज इज कंजर्व्ड, इसी पे चर्चा कर रहे थे। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या हुआ, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ओनली कैन बी न्यूट्रलाइज्ड एंड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बात ध्यान में आती है ना। होल चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉ, बिकॉज it has no limit condition. बताओ, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व्ड विदाउट कंडीशन। लिमिटेशन क्या होते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड विदाउट कंडीशन। बात ध्यान में आती ना। चार्जेस शो इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब अट्रैक्शन, रिपल्शन। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। कहें ये बोल सकते हैं कि सेम सिंबल रिपेल और सिमिलर चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। Similar charges repel to each other. Similar charges repel to each other. And opposite charges attract to each other. Similar charges repel to each other and opposite charges
अट्रैक्ट टू ईच अदर। यहाँ तक बात ध्यान में आती होगी हैं? इसे मिटा दें क्या? नेक्स्ट टॉपिक है इसका, वो है कूलम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमसे क्या कहता है मित्रों, ध्यान से समझना। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ जस्ट लाइक वी हैव स्टडीड इन चैप्टर ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा। टू मासेस, उसमें हमने पढ़ा टू मासेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसमें हम कहेंगे टू चार्जेस इंटरैक्ट टू ईच अदर एंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज अट्रैक्शन और रिपल्शन, is directly proportional to product of the charges. Let there are two charges Q1 and Q2. They are separated by small separation small r. Then the force of interaction between these two charges is directly proportional to product of the charges. That is F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to square of their separation. Square of their separation. Combinedly, we can write F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. By eliminating the proportionality, introducing the equality, we can write F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. In SI बोले तो न्यूटन, ये फोर्स है न्यूटन। बात ध्यान में आती है। इसको हमने क्या पढ़ा, ये जो लिखा था इसको हमने पढ़ा एप्सिलॉन नॉट। ये जो हमने ऐसे बनाया इसको पढ़ते हैं क्या? EPSILON, एप्सिलॉन। कुछ लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं, कुछ लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा जो ठीक लगे पढ़िए, कोई रूल नियम कानून है नहीं पढ़ने प्रोनाउंसिएशन का है कि नहीं। तो क्या हो गया, ये क्या बना? एप्सिलॉन, है ना। इसे कहते क्या है? बहुत सुंदर। और थोड़ा लेटो, कौन था ये? हर्षित हो सकते हैं। इसके अलावा इतना ज़्यादा एकदम जिसे कहते हैं ना चौराहे पे बैठ करके चुस्की लेने वाला और कौन हो सकता है? एप्सिलॉन क्या होता है? इतना ज्यादा लूज कौन बैठ सकता है जिसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होगा? एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर? बातचीत नहीं। एप्सिलॉन नॉट इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो, बात ध्यान में आती होगी। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन जीरो, इसकी वैल्यू होती है 8.856 इंटू 10 टू दी पावर -12। इसकी यूनिट हुई कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात ध्यान में आती होगी। एप्सिलॉन को इधर भेज दीजिए तो Q1 Q2 कूलम इंटू कूलम स्क्वायर हो गया, अपॉन न्यूटन था तो कूलम पर न्यूटन, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर। बात ध्यान में आती होगी। कूलम स्क्वायर और इस पूरे की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। और अगर इसकी वैल्यू देखना चाहोगे तो इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बात ध्यान में आती होगी मेरे मित्रों, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो लिए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे ना लेना चाहें, हम न्यूटन ना लिखें, यहाँ पे हम सीजीएस यूनिट लिखें। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। क्या होती है? डाइन, ठीक है ना। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। तो कहेंगे इन सीजीएस में F इज इक्वल टू के, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतना डाइन। बात ध्यान में आ गई होगी, पक्का बोलो, क्लियर है यहाँ तक? ये क्या था? कूलम्बियन फोर्स, ये कूलम्स लॉ था। F यहाँ पे क्या है? कूलम्बियन फोर्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आगे चल करके पढ़ेंगे 12th क्लास में, लेकिन यहाँ पर एक दो प्रॉपर्टीज जरूर जानते हैं कि जो F है वो म्यूचुअल है। F इज म्यूचुअल का मतलब F12 इज इक्वल टू माइनस F21। जितना फोर्स चार्ज 1 2 पे अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स चार्ज 2 1 पे अप्लाई करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। आई रिपीट, जितना फोर्स चार्ज 1 2 पे अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स चार्ज 2 1 पे अप्लाई करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में।
वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा तो वो अपनी तरफ, और अगर वो रिपेल कर रहा होगा तो वो अपने से दूर और वो अपने से दूर, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी हमेशा। ये नेगेटिव साइन हमें बताता है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी है एफ इज ओनली अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, ओनली अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, ओनली अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ? ऐसा चार्ज हो जिसका कोई शेप साइज ना हो। जैसे मास हमने पढ़ा ना, पॉइंट मास पढ़ा, तो मास कुछ भी, हमने कहा कि बस इज मूविंग, ट्रक इज मूविंग, लेकिन हमने उसको क्या ले लिया? पॉइंट मास माना। हमने कहा बॉय इज रनिंग, तो हमने बॉय का ये नहीं देखा कि ऊपर वाला हिस्सा इज रनिंग या नीचे वाला हिस्सा इज रनिंग। हमने कहा ट्रक इज मूविंग विद वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर, हमने ये नहीं कहा आगे वाला हिस्सा या पीछे वाला हिस्सा। हमने कहा ट्रक रीचेज द बस स्टॉप, ट्रक स्टॉप, हमने ऐसा बोला, लेकिन हमने ये नहीं कहा आगे आड़ी अच्छा हिस्सा या पछाड़ी वाला हिस्सा, आगे वाला पहिया या पीछे वाला पहिया। हमने टोटल उसका क्या कह दिया? सीधा सीधा हमने उसको कह दिया ट्रक, और ट्रक का मास m मान लिया, उसको एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। जैसे वहां पे सेंटर ऑफ मास पड़ा था, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ चार्ज। बात ध्यान में आती है ना? तो फिलहाल के तौर पे केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? ये पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है ना? और बाकी और ढेर सारी प्रॉपर्टीज है जो कि 12th क्लास में पढ़ेंगे। ये हमारा क्या था? कूलम्स लॉ। ये हमारा क्या था? कूलम्स लॉ। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरली लेटर V से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से। क्या डेफिनेशन है इसकी? वर्क डन टू कैरी अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू अ गिवन पॉइंट। वर्क डन टू कैरी अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू अ given point is defined as electric potential of that point। बस कंडीशन है वो जो चार्ज लेके आ रहे हो वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाए, तो उसके लिए हमने डेफिनेशन में एक टर्म यूज किया कि वर्क डन टू कैरी अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू गिवन पॉइंट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बात ध्यान में आ गई होगी? इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो V इक्वल्स टू क्या हो गया? यहां से कहेंगे दैट इज V इक्वल्स टू क्या हो गया? W बाई Q। V इक्वल्स टू क्या हो गया? W बाई Q। यहां से W क्या है? वर्क, और Q क्या है? चार्ज। कौन हिला रहा है पैर? यही है ना? हाँ। अच्छा, हाँ, V इक्वल्स टू क्या हो गया? W बाई Q। इसका यूनिट क्या है? इसकी यूनिट क्या है? जूल। इसकी यूनिट क्या है? कूलम। इसकी यूनिट क्या है? कूलम। तो ओवरऑल इसकी यूनिट क्या बन गई? जूल पर कूलम। इसकी यूनिट क्या बन गई? जूल पर कूलम। एसआई ने एब्रिविएट करके इसको नया नाम दिया जूल पर कूलम को, और क्या कहते हैं? वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम। अब अगर कहेंगे डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल, तो हम आपको डिफाइन करने का तरीका बता दे रहे हैं। कहेंगे कि व्हेन there is a 1 joule work is done to bring a 1 coulomb of charge from infinity up to a given point, then we will say that potential of that point is 1 volt। potential of that point is 1 volt। जरा जागते रहो, हैं? कहाँ चले जा रहे हो? नहीं, ये वाला आइटम, ये अच्छा, कोई बात नहीं, यहां तक बोलो। 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 जूल पर कूलम। यहां तक बात ध्यान रहेगा ना? अगला है इसी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डेल्टा V से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना? कई बार कुछ नहीं दिया होता तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि डेल्टा V लिखेंगे हमेशा, ठीक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जैसे मान लो हमने इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को ला करके यहां पे रखा, इस पॉइंट पे रखा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया? V1,
और हमने यहां से ला करके किसी उसी सेम पॉइंट चार्ज को यहां पर ला करके रखा, यहां का पोटेंशियल क्या हो गया V2। तो इन दोनों के बीच का कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, इन दोनों पोटेंशियल में कोई डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू क्या हो गया यहां से V1 डिफरेंस V2। बात ध्यान में आती होगी। अब हम अपने दूसरी लैंग्वेज में इसको डिफाइन करें, हमने फिर से समझा बहुत ध्यान से, हमने कहा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या था, Q चार्ज को इन्फिनिटी से ला करके यहां पे रखा, जो पोटेंशियल बना इस रिलेशन से वो क्या हो गया V1, और ऐसे Q चार्ज को इन्फिनिटी से लाके यहां पे रखा, यहां का पोटेंशियल क्या हुआ V2। बात ध्यान में आती ना मेरे मित्रों, ध्यान से समझना। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस V1 और V2 के जो बीच का डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, V1 माइनस V2। तो हम इसको डिफाइन करेंगे कैसे, कहेंगे कि किसी चार्ज को, वही चार्ज यहां से उठा करके यहां तक ले जाने में जो वर्क होगा, यहां से चार्ज को उठाओ यहां तक ले जाने में जो वर्क होगा, एक्चुअली वो वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल होगी किसके, V1 से लेकर के V2 तक। बात ध्यान में आती। जैसे मान लो 1 कूलाम चार्ज को हम इन्फिनिटी से यहां तक लाए, यहां से यहां तक लाने में 8 जूल वर्क हुआ, हम यहां से यहां तक लेकर के इन्फिनिटी से यहां तक लेकर के मान लो 5 जूल वर्क हुआ। अब अगर हम चाहते हैं कि चार्ज को यहां से ले जाकर के यहां तक रखें तो हमें कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, 3 जूल। बात ध्यान में आती ना, इन्फिनिटी से चार्ज को यहां तक लाके रखे तो वर्क कितना करना पड़ा, 8 जूल, और इन्फिनिटी से लाके यहां तक रखा तो कितना वर्क करना पड़ा, 5 जूल। तो अगर हम चाहते हैं चार्ज को यहां से उठा करके यहां तक लेकर के जाएं तो वर्क कितना करना पड़ेगा, 3 जूल। बात ध्यान में आती होगी ना। तो दैट 3 जूल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहा, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन टू मूव अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। Work done to move a point charge from one point to another point inside an external electric field is defined as electric potential difference between these 2 points. I repeat, work done to carry a point charge from one point to another point, from one point to another point inside an external electric field is defined as electric potential difference between these 2 points. बात ध्यान में आती होगी। ये दो पॉइंट्स था, एक पॉइंट 1 था, एक पॉइंट 2 था। एक किसी चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क होगा उसी को हम क्या कह देंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बात ध्यान में आ गई होगी, पक्का बोलो, क्लियर है। तो ये डिफाइन हो गया क्या अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रहेगा, याद रहेगा, आगे बढ़े। मजा आ गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वांटिटी है अपना जो पढ़ना है इस टॉपिक में, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है, वो है रेजिस्टेंस। फायदा मतलब नहीं, रेजिस्टेंस को फायदा नहीं बोलते, एफिशिएंसी को फायदा बोलते हैं, एफिशिएंसी को फायदा बोलते हैं, प्रॉफिट को फायदा बोलते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को लेटर कैपिटल आर या स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है रेजिस्टेंस, ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस। हमने 2 टर्म यूज किया, हमने कहा ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ चार्ज, इन फ्लो ऑफ करंट, इन फ्लो ऑफ चार्ज और इन फ्लो ऑफ करंट। ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन करंट इज रेजिस्टेंस। मन नहीं लग रहा है क्या, लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या बताया, देखो दूसरी दुनिया में ना घूमने गड़े जाओगे बहुत जोर, हम बता दे रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ, हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस, इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस। ध्यान रहेगा। रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर is directly proportional to its length and is inversely proportional to its cross section area। अगर ऐसे मान लो कोई कंडक्टर है, ऐसे कोई कंडक्टर है, मेटल है, तो
इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो एरिया बना वो क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये इसका क्या है, लेंथ है। हमने इसको सेल या बैटरी से ऐसे जोड़ दिया, ऐसे इसको हमने कनेक्शन दे दिया, तो हमने जब इसको ऐसे जोड़ दिया तो इसमें करंट फ्लो करेगी। करंट फ्लो करने में जो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L and inversely proportional to cross section area A. Combinedly we can write R is directly proportional to L upon A. इसको एलिमिनेट करें तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L अपॉन A। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो L अपॉन A। यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, OHM, ओम। क्या होती है, ओम। OHM क्या पढ़ेंगे, ओम। और इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे बना देते हैं, ऐसे इन्वर्टेड ओमेगा। बात ध्यान में आती है ना, ओम। OHM क्या पढ़ते हैं, ओम पढ़ते हैं, और ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ पर ये क्या है, रो, RHO, इसको क्या पढ़ते हैं, रो। रो क्या होता है, रजिस्टिविटी, इसे क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बात ध्यान में आते ही हो, बोलो यहां तक ध्यान में आया। आर इज रो इज इक्वल टू क्या हो गया, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ध्यान रहेगा ना, आगे बढ़े। हाँ, ओम से पहले नहीं आया समझ में। ओम से पहले क्या मतलब, कहाँ नहीं आया समझ में, R equal to रो L upon A। ये कहाँ से आ गया, यस सर। अरे भाई ये तो लिखा था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। सर वो क्या, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमें कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाना पड़ेगा ना, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ गया, रो। जैसे हम कहीं भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कभी कैपिटल G यूज किए, कभी 1/4 यूज किए, कभी हमने M यूज किया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट M लगा दिया, है ना। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, रो। इसको क्या पढ़ते हैं, रो, और इसे कहते हैं क्या है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। अब यहाँ पर रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। इसको ऐसे ट्रांसफर करिए यहाँ से, ये L क्या है, लेंथ है, A क्या है, एरिया है। लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में से एक कट जाएगा, क्या बचेगा, मीटर। तो जब ये इधर जाएगा, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या है, ओम। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। क्या हो गई, ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर, ओम मीटर। बात ध्यान में आती है ना, ओम मीटर। ओम मीटर क्या चीज है, यूनिट है किसकी, रेजिस्टिविटी की। किसकी यूनिट है, रेजिस्टिविटी। आगे बढ़े, हमसे पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किन किन बातों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो लेंथ पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता, रेजिस्टिविटी। और ये रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, तो मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बात ध्यान में आती है ना, जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, पहला मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर। बात ध्यान में आती होगी, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। टेम्परेचर पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है, कंडक्टर की, सेमी कंडक्टर की घटती जाती है। ये हम हायर सेक्शन में नहीं कि 12th क्लास की जब पढ़ रहे होंगे, या 10th क्लास में भी जब पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल के तौर पर 10th क्लास में भी इतना नहीं है डिटेल में, 10th क्लास में भी नहीं है। 9th ICSE तुम पढ़ रहे हो तो 10th CBSE या 10th ICSE में भी इतना डिटेल में नहीं, जितना पढ़ा दिया इतना ही है वहाँ भी, ठीक है ना। फिलहाल के तौर पर इतना नोट कर लिया होगा। अगला हेडिंग है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को लेटर स्मॉल आई या कभी कभी लेटर कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान रहेगा, तो हम लिख देंगे क्या, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी। इसका यूनिट क्या बन गया,
वेरी गुड, कूलाम पर सेकंड, वेल डन, बहुत सुंदर। इसकी यूनिट क्या बन गया? कूलाम पर सेकंड। लेकिन एसआई ने इसी को एब्रिविएट करके नया नाम दिया, क्या कह दिया? एम्पेयर। इसको क्या कह दिया? एम्पेयर। यानी कि 1 एम्पेयर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 कूलाम पर सेकेंड। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 कूलाम पर सेकेंड। ठीक है ना? बिल्कुल समझा देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या बनी? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या बनी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, ऐसे भी कह सकते। क्या बोला? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड या फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ठीक है ना? अब हमने कहा यहां पर आई इक्वल टू क्या हो गया? क्यू बाई टी। इसका यूनिट क्या बन गया? कूलाम अपॉन सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। ऐसा ही एब्रिविएट करके नया नाम दिया, इसी को क्या कहा? एम्पेयर। बात ध्यान में आती है ना? 1 एम्पेयर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 कूलाम पर सेकेंड। और इसको डिफाइन करेंगे, कहेंगे डिफाइन 1 एम्पेयर, तो क्या कहोगे? व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड देन इट इज सेड टू बी करंट इज 1 एम्पेयर। बात ध्यान में आती है ना? जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर जाएगा तो कहेंगे करंट कितनी हो गई है? 1 एम्पेयर। ध्यान रहेगा ना? नहीं आया समझ में क्या? हाँ, आगे बढ़े। अब जरा देखो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 कूलाम पर सेकेंड। मेरे मित्रों बहुत ध्यान से, हम जानते हैं वी नो दैट Q इज इक्वल टू NE, पहले से जानते हैं, इस वजह से यहाँ पे Q की वैल्यू रखो तो कहेंगे कि वी नो दैट। हम हालांकि बहुत बातें जानते हैं, लेकिन क्या? Q इज इक्वल टू NE, दैट इज वाई वी कैन राइट I इज इक्वल टू NE बाई टी। तो यहां पर हम कहेंगे नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। अब मेरे मित्रों ध्यान से समझना, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बहुत ध्यान से समझना, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। अब इसमें क्या है? इसके पास में मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है Q बाई टी, लेकिन इसके पास डायरेक्शन भी होती है, फिर भी ये क्या है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी? स्केलर। इवन इसके पास में क्या है? डायरेक्शन है। डायरेक्शन कौन सी है? बहुत ध्यान से समझना मित्रों, इसके पास में डायरेक्शन है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कंसीडर्ड एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा, जिधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा वो करंट की डायरेक्शन होगी, और जिधर की तरफ नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा होगा उसके अपोजिट में क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। डायरेक्ट करंट डीसी, ऐसी करंट जिसकी डायरेक्शन फिक्स रहती है, जिसकी डायरेक्शन लगातार बदलती नहीं है, पोलैरिटी बदलती नहीं है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहता है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहता है, टर्मिनल। ऐसी करंट को क्या बोलते हैं? डीसी। करंट दो तरीके की होगी, एक डायरेक्ट करंट होगी, एक अल्टरनेटिंग करंट होगी। डीसी एसी, डीसी एसी। डीसी कैसी क्वांटिटी है? डायरेक्ट करंट कैसी क्वांटिटी है? प्योरली स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब भैया स्केलर है लेकिन इसके पास डायरेक्शन है। हमने बताया फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नोट कर लीजिएगा क्या? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड दैट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेगेटिव चार्ज का मोशन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगा, और पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगा। बात ध्यान में आती होगी? पक्का बोलो, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। एक छोटा सा हेडिंग है। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो चार्ज होगा, हमने एक समझाया था कि चार्ज होगा, एक चार्ज बॉडी ले लिया, मान लो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले लिया और एक न्यूट्रल बॉडी ले लिया, दोनों को हमने जोड़ दिया। एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले लिया और एक न्यूट्रल बॉडी ले लिया, हमने दोनों को जोड़ दिया। किससे? कंडक्टर से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? कंडक्टर से जोड़ दिया। हमने दोनों को कंडक्टर से जोड़ दिया। एक ऐसे पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, एक ऐसी चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, और एक ऐसे ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। तो ध्यान से समझना, यहां पर हमने इसको किससे जोड़ दिया? हमने इसको जोड़ दिया एक वायर से लेकर के, हमने इसको जोड़ दिया। अब क्या होगा? एक्चुअली में यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है? यहां पे शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि यहां पे न शॉर्ट है ना एक्सेस है। अब क्या होगा? जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा न्यूट्रल बॉडी से पॉजिटिव चार्ज बॉडी की ओर। बात ध्यान में आती है ना?
इलेक्ट्रॉन मूव करेगा न्यूट्रल से। कब तक मूव करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। अभी इसका कुछ पोटेंशियल होगा क्योंकि ये चार्ज है, क्यू बाई वी, डब्ल्यू बाई क्यू। इसका चार्ज क्या होगा, सॉरी पोटेंशियल क्या होगा, डब्ल्यू बाई क्यू, और इसका क्यू तो जीरो है, तो इसका कोई चार्ज नहीं, इस नाते इसका कोई पोटेंशियल नहीं होगा। बात ध्यान में आती होगी ना। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां फ्लो किया? जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं थी वहां से जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जहां थी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जहां थी वो पूरी हुई जहां पे कोई भी डेफिशिएंसी नहीं थी। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, समझाया था कि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इस बॉडी से इस बॉडी की ओर, और अभी हमने कहा कि नेगेटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती, यानी यहां पर करंट कहां से कहां हो गई, यहां से यहां हो गई। बात ध्यान में आती होगी ना। हमने भी थोड़ी देर पहले दूसरी बात बताई थी कि इसका कुछ पोटेंशियल है पॉजिटिव में, V = W/Q, और इसका पोटेंशियल 0 है, तो कौन सा पोटेंशियल हाई हुआ, ये या ये? पॉजिटिवली चार्ज। तो हमने क्या कहा, अब हमने बताया ये करंट की डायरेक्शन ये हो गई, तो हम दूसरी बात रट डालेंगे कि करंट कहां से कहां फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। करंट कहां से कहां फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। बात ध्यान में आती ना। और जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा, यानी पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही ज्यादा होगी, पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, करंट उतना ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतने तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। Q = NE होता है और I = NE/T होता है। बात ध्यान में आती होगी। एक दूसरा हमने सेटअप लिया कि एक तरफ हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले लिया, एक तरफ हमने पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले लिया, और एक तरफ हमने नेगेटिव चार्ज बॉडी ले लिया, और फिर हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा? मान लो ये बॉडी A है और ये बॉडी B है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा? B to A। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां? B to A। लेकिन करंट कहां से कहां? A to B। बात ध्यान रहेगा ना। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। याद हो जाएगा ना? याद हो गया। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहां से कहां? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन कहां से कहां? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। बात ध्यान रहेगी कि नहीं ध्यान रहेगी? मेरे मित्रों, इसी बात को वेरीफाई करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ओम, साइंटिस्ट ओम। उन्होंने ओम्स लॉ दिया, ओम्स लॉ, OHM है ना, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम का लॉ। इन्होंने क्या लॉ दिया? इन्होंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to current। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन कब? जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट। ये कब होगा? जब रेजिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप कि फॉर अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस या फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बात ध्यान में आती है ना। फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस गिवन हो यानी रेजिस्टेंस बदले ना, उसके लिए कंडीशन क्या क्या है? रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ ना बदले, एरिया ना बदले, क्रॉस सेक्शन एरिया ना बदले, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर और मटेरियल पे। यानी मटेरियल फिक्स हो, टेम्परेचर फिक्स हो, लेंथ फिक्स हो, क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स हो, तो रेजिस्टेंस फिक्स होगा। इन दैट कंडीशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बात ध्यान में आती है ना। तो हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बात ध्यान में आती होगी। दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? I। बात ध्यान में आ गया ना। यहां से हम लिख सकते हैं V इज टू क्या हो गया? IR। V इज टू क्या हो गया? IR। यहां पर R क्या है? रेजिस्टेंस। R क्या है? यहां पर रेजिस्टेंस है। सारी बातों के बारे में हम पहले से जानते हैं। V इज टू क्या हो गया? IR। R क्या है? यहां पर रेजिस्टेंस। और R इज टू क्या हो गया? V/I। R इज टू क्या हो गया? V/I। हम लोग पहले से मोशन में ग्राफ पढ़े थे, जब कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ कैसा? लीनियर ग्राफ। कैसा? स्ट्रेट लाइन।
कैसा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। सारे लोगों की बोलती बंद हो जाती है। ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। इधर v ले लिया, इधर i ले लिया, इनका ग्राफ जो बना वो ऐसा बना, और स्लोप हमें tan, यहाँ का स्लोप, ये एंगल कितना है? थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अपॉन आई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या था? i और ये क्या था? v। बोलो बात ध्यान में आती ना? tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? v अपॉन आई, और v अपॉन आई क्या हो गया? r। तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स क्या देता है हमको? गिव्स रेजिस्टेंस। क्या देगा ये हमको? रेजिस्टेंस देगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई? पक्का क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है इसी का। अगला टॉपिक है सेल। अगला टॉपिक है सेल। अब ये जो सेल है ना, सेल एक इंग्लिश टर्म है जिसकी जनरल मीनिंग है क्लोज कंपार्टमेंट। सेल का जनरल मीनिंग क्या है? क्लोज कंपार्टमेंट। अब वो बायोलॉजी में हमने पढ़ा था एक क्लोज कंपार्टमेंट जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होगा, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी होगा, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होगा, उसे हम क्या बोल देंगे? सेल बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे जो सेल है ना, वो सेल जो हम बात कर रहे हैं, ऐसा डिवाइस, वो भी क्लोज कंपार्टमेंट होगा, है ना? जैसे मोबाइल से फोन को भी कभी कभी क्या कहते हैं? सेल फोन। बात ध्यान में आती ना? एग्जामिनेशन सेल वो एक यूनिट, क्लोज कंपार्टमेंट मीनिंग वही है। यहां पर जो हम सेल पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसा डिवाइस जो कि मेंटेन करता है करंट। सेल इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेंटेन द करंट इन अ सर्किट। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि सर्किट में करंट को मेंटेन करने का काम करता है। सेल कई तरीके का हो सकता है मेरे मित्रों, सेल कई तरीके का हो सकता है। पहला है इलेक्ट्रिकल सेल। सबसे पहला इलेक्ट्रिकल सेल। दूसरा है थर्मोसेल, वेरी गुड। दूसरा है थर्मोसेल। तीसरा है फोटोसेल। और अगला है हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल। बात ध्यान में आती है ना? हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल। मेरे मित्रों ध्यान से समझना, इसमें से जो फोटोसेल है इसी का एक बड़ा रूप होता है, जो एक्चुअली में वर्किंग फंक्शन में दोनों सोलर सेल और फोटोसेल एक जैसे होते हैं। 12th क्लास में डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे चूंकि इनका एनर्जी का कन्वर्जन एक जैसा है, इस नाते से हमने इनको एक साथ लिख दिया। क्या? सोलर सेल। एक्चुअली में स्ट्रक्चरल डिजाइन में दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना? 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिकल सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी। बात ध्यान में आती ना? जब ये, हाँ बिल्कुल, जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा तब चार्जिंग, और जब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब डिस्चार्जिंग, ठीक है ना? अगला है थर्मोसेल। हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन सा इफेक्ट है ये? सीबैक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? सीबैक इफेक्ट। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में तब पेल्टियर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? पेल्टियर इफेक्ट। फोटोसेल सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात ध्यान में आती ना? और अगर कोई बच्चा पूछे कि इलेक्ट्रिकल को सोलर में कन्वर्ट करे यानी इलेक्ट्रिकल को रेडिएशन में कन्वर्ट करे, तो वो एलईडी है। वो क्या है? लेकिन वो सेल नहीं है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल जो हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये एनर्जी का कन्वर्जन रहा। अब हमारा इलेक्ट्रिकल सेल दो तरीके का, मित्रों बहुत ध्यान से, इलेक्ट्रिकल सेल फर्दर दो तरीके का। इलेक्ट्रिकल सेल हमारा दो तरीके का, एक है प्राइमरी सेल और दूसरा है सेकेंडरी सेल। ये प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल बहुत ध्यान से समझना, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ये जो प्राइमरी सेल है ये नॉन रिचार्जेबल होता है। ये क्या होता है? नॉन रिचार्जेबल। अब ये नॉन रिचार्जेबल का मतलब क्या हुआ? नॉन रिचार्जेबल का मतलब क्या हुआ? यूज एंड थ्रो। ये कैसा हुआ? यूज एंड थ्रो। और ये रिचार्जेबल है। ये क्या है? रिचार्जेबल है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? लेड वोल्टाइक सेल, हमारे मोबाइल में लगा हुआ बैटरी, हमारे उसमें कैमरे में लगा हुआ बैटरी, बात ध्यान में आती ना? हमारे घर में जो क्या लगा है? इन्वर्टर, उसका बैटरी, बात ध्यान में आती ना? ये क्या है? तो इसको कहते हैं लेड वोल्टाइक सेल।
बात ध्यान में आती है ना, लेड वोल्टाइक सेल, यूपीएस अलग डिवाइस होती है बेटा, हाँ। और ये जो है यूज एंड थ्रो, इसका एग्जाम्पल है ड्राई सेल, इसका एग्जाम्पल है ड्राई सेल, इसका एग्जाम्पल है ड्राई सेल। बात ध्यान में आती होगी। अच्छा, इसके और एक दो कैरेक्टरिस्टिक देखो, ये जो प्राइमरी सेल है, ये जो प्राइमरी सेल है ये बहुत लिमिटेड रेंज की इलेक्ट्रिसिटी दे पाएगा, लेकिन ये लार्ज वास्ट रेंज की इलेक्ट्रिसिटी दे पाएगा, मतलब कम भी दे सकता है और बड़ा भी दे सकता है। बात ध्यान में आती ना। और ये बहुत सस्ता होता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है, मतलब ये चीपर होगा और ये क्या होगा, कॉस्टली होगा। बात ध्यान में आ गई होगी। अच्छा, एक जनरल स्ट्रक्चर देखें हम, एक जनरल स्ट्रक्चर अगर हम सेल का बना करके देखें ऐसे, तो ये जो बाहर की तरफ से हमें कंटेनर दिखाई पड़ा, इसको हम सेल कंटेनर कहते हैं, सेल कंटेनर, या इसी को हम कहते हैं वोल्टामीटर, या इसी को हम कहते हैं वोल्टामीटर। इस सेल के अंदर जो सॉल्यूशन भरा होता है, इस सेल के अंदर जो सॉल्यूशन भरा होता है, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। बात ध्यान में आती होगी ना। इसमें दो टर्मिनल्स, दो प्लेट्स लगे होते हैं जो कि कंडक्टर के बने होते हैं, दो मेटेलिक प्लेट्स लगे होते हैं। इन दोनों प्लेट्स को हम कंबाइनली कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स दो तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रोड्स दो तरीके के होते हैं, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोड का मतलब हुआ, इलेक्ट्रो का मतलब हुआ चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब हुआ चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब हुआ चार्ज, और ODE का मतलब हुआ टू लव, यानी चार्ज लविंग प्लेट। चार्ज लविंग प्लेट, ऐसा प्लेट जो चार्ज को लव करता होगा, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। ऐसा प्लेट जो चार्ज को लव करता होगा उसे क्या कहेंगे, मतलब लव टर्म सुन करके ही लव हो गया, क्या बात है, गाना गाओ, लव 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 हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ, हाँ, नालायक कहीं के, हाँ। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और ODE का मतलब क्या हुआ, टू लव। चार्ज लविंग प्लेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। अब ये चार्ज दो तरीके का होता है, ये चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बात ध्यान में आती है ना, चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं कैटायन, पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, कैटायन, और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, एनायन। जो पॉजिटिव चार्ज लविंग प्लेट है उसे कहेंगे कैथोड, कैटायन लविंग प्लेट, पॉजिटिव चार्ज लविंग प्लेट कैटायन, कैटायन लविंग बोले तो कैथोड। बात ध्यान में आती है ना, कैथोड, कैटायन लविंग प्लेट, कैटायन लविंग प्लेट, कैटायन लविंग प्लेट, कैटायन लविंग प्लेट बोले तो कैथोड, ठीक है ना, कैथोड। और जो एनायन लविंग प्लेट होगा, एनायन लविंग प्लेट, एनायन लविंग प्लेट, उसे क्या बोलेंगे, एनोड। और भैया जो एनायन से मोहब्बत करता होगा, लव करता होगा, जो एनायन से मोहब्बत करता होगा वो खुद कैसा होगा, पॉजिटिव। जो एनायन से मोहब्बत करता होगा, नेगेटिव से मोहब्बत करता होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव, है कि नहीं। यहाँ 377 लागू नहीं होती, ध्यान रखना, है ना। हाँ, एनायन जो है, एनायन जो लव करता होगा किससे, पॉजिटिव से, एनायन जो लव करता होगा किससे, पॉजिटिव से। इस नाते से जो एनोड होता है, जो एनोड होता है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और जो कैथोड होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। बात ध्यान में आती है ना, पक्का बोलो, क्लियर है। और ये कब हो रहा होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल के केस में ऐसा चल रहा होगा। इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर जो सोल्यूशन भरा था उसे क्या कह दिया, इलेक्ट्रोलाइट कह दिया। ये दोनों टर्मिनल हो गए, इलेक्ट्रोड दो तरीके का हो गया, कैथोड और एनोड। बात ध्यान में आती होगी। कहा नहीं ठीक है, हंसो हंसो, मोहब्बत की बात सुन के हंसी तो आनी ही चाहिए। नहीं बिल्कुल, मोहब्बत की बात सुन के हंसी तो आएगी आएगी, हैं। और वो भी आजकल जाबा लगा के हंस रहे हैं लोग, है कि नहीं, जाबा लगा के अंदर। हाँ, कोई बात नहीं, आओ अब जरा देखो सेल का जो है सर्किट डायग्राम, सेल का सर्किट डायग्राम ऐसे कहीं पे एक बड़ा डंडी, एक छोटा डंडी, एक बड़ा डंडी, एक
छोटा डंडी, बड़ा डंडी छोटा डंडी दो बना देंगे पैरेलल में तो इसे कहेंगे सेल है। ये कहेंगे ये क्या है, सेल। सेल और एक ऐसा सेल जिसका ईएमएफ फिक्स हो। ईएमएफ बोले तो उसकी औकात है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल ऑफ फिक्स्ड ईएमएफ, फिक्स्ड ईएमएफ। और कहीं पे ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, एरो लगा दिया तो कहेंगे ये क्या है, सेल ऑफ वेरिएबल ईएमएफ, वेरिएबल ईएमएफ। बात ध्यान में आती होगी। और हमने कहीं पे ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ढेर सारे ऐसे लगा दिए तो इसे कहेंगे बैटरी। इसे क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। कहीं पे सर्किट में हमने ऐसे लगा दिया, ये क्या है, रेजिस्टेंस। ये क्या है, रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ फिक्स्ड रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ठीक है ना, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। कहीं पे हमने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया तो इसे कहेंगे ये क्या है, रजिस्टर ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका डायग्राम ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे, इसके ऊपर एक जॉकी लगा देंगे। जॉकी का मतलब जे शेप, एक स्ट्रक्चर जो कि मूव कर सके, ठीक है ना। और ऐसे रजिस्टर जिसका वेरिएबल रेजिस्टेंस हो उसको हम कहते हैं रियोस्टेट, RHEO, रियोस्टेट। बात ध्यान में आती होगी, रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस, ठीक है ना। कभी सेल में हमें बल्ब बनाना होगा, सर्किट में हमें बल्ब बनाना होगा तो हम ऐसे बनाएंगे और ऐसे ऐसे बना देंगे। इसका मतलब ये सेल में क्या बना हुआ, बल्ब लगा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, सर्किल में। बात ध्यान में आती है ना। ये क्या हो गया, हमारा बल्ब का सिंबल हो गया। आगे बढ़े, हमें सेल में स्विच बनाना है, की, स्विच, ठीक है ना, स्विच या की, जैसे ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है ना। तो हम ऐसे बनाते हैं। सर एक लाइन बना है, उसके ऊपर स्टिक। हाँ, हमने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे। जब ऐसे है तो इसे कहते हैं ओपन स्विच, ओपन की, ठीक है ना। और अगर हमने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया तो इसे कहते हैं क्लोज्ड की, क्लोज्ड की, या और इसको बोलते हैं ओपन की। या इसी का एक दूसरा भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। हमने एरो ऐसे बनाई और इसको ऐसे लगा दिया, ऐसे कर दिया, ये ओपन था। और यहां से हमने ऐसे बनाया, इसको टच करा दिया, ये क्या था, क्लोज्ड की था। बात ध्यान में आती होगी। ये ओपन की मतलब ऑफ और क्लोज की मतलब ऑन, ठीक रहेगा ना। बात ध्यान में आती होगी। सर्किट क्लोज होगी। अब सर्किट किसे कहोगे, तो पूरा एक, हाँ, पाथ, हाँ, पूरा एक कंप्लीट पाथ, एक कंप्लीट पाथ थ्रू विच करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड सर्किट। सर्किट दो तरीके की हो गई, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। बात ध्यान में आती होगी। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा होगा कि मैटर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, 3 तरीके का या 4 तरीके का या 5 तरीके का पढ़ा होगा। सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा होगा हमने, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा पढ़ा होगा, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। आपने नहीं पढ़ा, हमने जब पढ़ाया होगा तो पढ़ाया होगा। हाँ, बातचीत नहीं। अच्छा, अब हमने एक दूसरा है मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बेसिस पे मैटर कई तरीके का होता है, तो आओ उसकी चर्चा करते हैं। मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी कई तरीके का। सबसे पहला है इंसुलेटर, सबसे पहला है इंसुलेटर। ऐसा मैटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास न करे, उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहेंगे। और ऐसा मैटर जिससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, उसे हम कहते हैं, अब उसकी कई कैटेगरी है। अगर थोड़ा थोड़ा पास करेगा तो उसे सेमीकंडक्टर, उसे क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर। और जिससे ठीक ठाक पास करेगा उसे क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। बात ध्यान में आती ना। कंडक्टर की एक खास बात है, इलेक्ट्रिसिटी तो पास करेगी लेकिन इसमें रेजिस्टेंस होगा, हिंड्रेंस होगा। कंडक्टिविटी तो होगी, मतलब चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें रेजिस्टेंस होगा, तो उसे क्या बोलेंगे,
कंडक्टर बोले। लेकिन अगर ऐसा कोई मैटर मिल गया जिससे करंट तो फ्लो करे लेकिन रेजिस्टेंस बिल्कुल भी ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर। उसे क्या कह देते हैं? सुपर कंडक्टर। बात ध्यान में आती होगी। तो वो क्या हो गया? सुपर कंडक्टर। हाँ, सुपर कंडक्टर। अब जरा देखो, ये जो इंसुलेटर है इसका एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वुड, है कि नहीं? वुड, प्लास्टिक, है कि नहीं? जो एकदम प्लास्टिक। दूसरा हाँ, रबर। ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप सारे लोग जानते हो, ठीक है ना? दूसरा सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल है सिलिकॉन, है ना? दूसरा है जर्मेनियम। तीसरा है GaAs, गैलियम आर्सेनाइड, बात ध्यान में आती होगी ना? और इंडियम फास्फाइड, INP, बात ध्यान में आती होगी ना? CDSE, कैडमियम सेलेनाइड, बात ध्यान में आती होगी ना? बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, आगे चल करके हम पढ़ेंगे। इसके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, जैसे पॉलीपाइरॉल, जैसे पॉलीपाइरॉल, पॉलीपाइरॉल, है ना? एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर हैं, बात ध्यान में आती होगी। और अब ये सब क्या होते हैं यार? आगे चल करके इन्होंने पूछा एग्जाम्पल, तो हमने एक दो के बजाय बहुत ढेर सारा, और आगे 12th क्लास में बहुत ढेर सारा लिखेंगे, है ना? इसे नाम रटे रहोगे, अच्छा रहेगा, सुनने में लगेगा कि हमने। हाँ ठीक है, बेसिक याद रखो। कंडक्टर के एग्जाम्पल्स हैं ऑल मेटल्स, है ना? जितने मेटल्स हैं सारे के सारे क्या हैं? कंडक्टर्स हैं। एंड एलॉइज आर आल्सो कंडक्टर, जो एलॉइज हैं वो भी क्या हैं? कंडक्टर्स हैं। मेटल्स एंड एलॉइज, ठीक है ना? और सुपर कंडक्टर रिसर्च का टॉपिक है अभी। वाटर जो है, हाँ सुपर कंडक्टर नहीं, किसने कह दिया सुपर कंडक्टर है? नहीं, सुपर कंडक्टर नहीं, वाटर परफेक्ट इंसुलेटर है, ठीक है ना? वाटर क्या है? इंसुलेटर है। वाटर क्या है? इंसुलेटर है। बात ध्यान में आती है ना? प्योर वाटर क्या है? इंसुलेटर। अगर वाटर में कोई इंप्योरिटी है, सॉल्ट है, कोई इंप्योरिटी है, तो वो कंडक्टिविटी शो करेगा, अदरवाइज प्योर वाटर क्या है? इंसुलेटर है। हाँ, पोलर सॉल्वेंट है, अलग बात है, पोलराइज जल्दी होगा, लेकिन जब कंडक्टिव आगे चल करके पढ़ेंगे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, ये जल्दी से कंडक्टिविटी शो करेगा। लेकिन मेटल्स के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। बात ध्यान में आती है ना? फिलहाल के तौर पर सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर का कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रूम टेम्परेचर पे अभी तक बनाया नहीं जा सका है। कोई भी सुपर कंडक्टर अभी तक रूम टेम्परेचर पे बनाया नहीं जा सका है। टाइटेनियम एक एलिमेंट है, नाम सुना होगा। टाइटेनियम के कुछ एलॉइज हैं जो कि 125 केल्विन यानी अप्रोक्सीमेटली -148 डिग्री सेल्सियस, -148 डिग्री सेल्सियस पे सुपर कंडक्टिविटी वो शो करते हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड के ऐसे वो एलॉइज हैं जो कि सुपर कंडक्टर की तरीके से बिहेव करते हैं। मुझे लगता है कि आपके सिलेबस के लेवल पे, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अगला है टॉपिक। अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कंबाइन करना। अगला टॉपिक क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दग गए, थक गए क्या? हाँ, अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ, ताकि तुम्हें फील आए कि हाँ हम बैठे थे वहां, कौनो टू कर रहा था तो कौनो चू कर रहा था, हैं? हाँ, कोनो पू कर रहा था, कोनो चू कर रहा था, तो कोनो अपने बेंच चिरका रहा था, चिर, हैं? हाँ, कोनो पसर रहा था, हाँ, कोनो अपना जुतवे रगड़ रहा था, हाँ, कोनो बलून फुड़का रहा था यहीं पे। आओ बातचीत नहीं, टॉपिक पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना है, दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, सबसे पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या हुई? कहेंगे व्हेन अल्टरनेट टर्मिनल्स ज्वाइन टुगेदर, पॉजिटिव टर्मिनल ज्वाइंड विद नेगेटिव टर्मिनल, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ज्वाइंड विद नेगेटिव टर्मिनल, combination is called
कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। बात ध्यान में आती है ना। व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल, व्हेन अल्टरनेट टर्मिनल ज्वाइन टुगेदर, मतलब पॉजिटिव ज्वाइन विद नेगेटिव एंड नेगेटिव ज्वाइन विद पॉजिटिव, कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। बात ध्यान में आती होगी। तो हमने मान लो ऐसे बना दिया, एक रेजिस्टेंस था R1, एक दूसरा रेजिस्टेंस था क्या R2, एक तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे बना लिया, ये क्या था R3। हमने इनको सबको उठा करके, सबों को उठा के एक बैटरी से जोड़ दिया। हमने पाया यहाँ से करंट निकलेगी आई, ये करंट जो आई है ये सब में वही जाएगी, जितनी आई है वही जाएगी, है कि नहीं? जो आई है वही गई है। हाँ, ये करंट आई यहाँ पर सब में करंट सेम रहेगी। तो कहेंगे इन सीरीज करंट रिमेन सेम, करंट रिमेन सेम, करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। बट पोटेंशियल डिवाइड या पोटेंशियल एड्स अप, यहाँ का पोटेंशियल मान लो V रहा होगा तो इस पे V1, इस पे V2, इस पे V3। बात ध्यान में आती होगी। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। बात ध्यान में आती ना। और अब बहुत ध्यान से समझना, यहाँ से ये क्या हो जाएगा? I R इज इक्वल्स टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 एंड सो ऑन। I कॉमन एंड कैंसिल, दैट इज वाई R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये कौन सा है? R सीरीज वाला है, इस नाते इसको हमने RS लिख दिया। तो सीरीज में रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के लिए हम डायरेक्टली रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंसेस को जोड़ लेते हैं। बात ध्यान में आती ना। इन्होंने कहा कि इफ n identical resistors combine in series, then R series is equals to क्या हो जाएगा? R प्लस R एंड सो ऑन। तो R सीरीज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NR। बात ध्यान में आती होगी। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, वेट जरा इसमें इंक दोनों में डाल के दो बेटा, जल्दी से दीजिए। हाँ, पॉज करनी पड़ेगा यार। अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? व्हेन सिमिलर टर्मिनल्स ज्वाइन टुगेदर, मतलब बोले तो पॉजिटिव कंबाइन विद पॉजिटिव, नेगेटिव कंबाइन विद नेगेटिव, कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिमिलर टर्मिनल्स ज्वाइन टुगेदर, कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव किससे जुड़ा होगा? पॉजिटिव से। नेगेटिव किससे जुड़ा होगा? नेगेटिव से। बात ध्यान में आती होगा। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कह देंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और मित्रों मेरे ध्यान से समझना, एक रेजिस्टेंस ये था, दूसरा रेजिस्टेंस ये था, तीसरा रेजिस्टेंस ये था। इन सबों का हमने पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कर दिया, और इन सबों का हमने नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कर दिया। ऐसे यहाँ से करंट आई अगर आएगी, ये करंट यहाँ पहुँची, ये मान लो रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो करंट यहाँ तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मान लो जो R1 में गई उसे हमने क्या कह दिया? I1, जो R2 में गई उसे क्या कह दिया? I2, जो R3 में गया उसे क्या कह दिया? I3। तो करंट जो है वो क्या हो जाएगी? I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम एक दूसरी बात यहाँ पे नोट करेंगे, जैसे वहां पे हमने क्या कहा था? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने क्या कहा था कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम। वहां पे करंट क्या हो गई थी? सेम हो गई थी। यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही, वहां पे करंट सेम था, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था। यहाँ पर तीनों पे पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन क्या होगी? करंट डिवाइड होगी। बात ध्यान में आती है ना? करंट डिवाइड हो, ठीक। तो अब यहाँ से अपने लोग लिख देंगे, ये क्या हो गया? V अपॉन R इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन एंड कैंसिल, तो 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही हो गया क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस का फार्मूला।
इन्होंने कहा कि ओनली फॉर 2 रजिस्टर्स, ओनली फॉर 2 रजिस्टर्स, इधर दिखेगा कि नहीं दिखेगा उसमें? हाँ, ओनली फॉर 2 रजिस्टर्स, ओनली फॉर 2 रजिस्टर्स, तो क्या हो जाएगा 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो r पैरेलल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। बोलो बात समझ में आती कि नहीं आती? और इन्होंने कहा फॉर n आइडेंटिकल रजिस्टर्स क्या हो जाएगा r पैरेलल इज इक्वल टू r अपॉन n। यहां से एक बात पता चली कि अगर हम रजिस्टर्स को कंबाइन करके किसी सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं तो रेजिस्टेंसेस को हम किस में कंबाइन करें? सीरीज में। और अगर हम रेजिस्टेंस को घटाना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस को किस में कंबाइन करें? पैरेलल में। किस में कंबाइन करें? पैरेलल में। बात ध्यान में आ गई होगी। हमने ऐसे बनाया था सेल या बैटरी, ठीक है ना? और यहां पर हमने ये क्या था? इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या था? इलेक्ट्रोड। ठीक, अब यहां से पॉजिटिव, मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, तो इसमें से यहां से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, इधर की तरफ जाएगा, और यहां से नेगेटिव चार्ज निकलेगा, इधर की तरफ जाएगा। इस मोशन के दौरान जो हिंड्रेंस पैदा होगी उसे कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। उसे क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम पढ़ेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंटरनल मीडियम ऑफ द सेल, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंटरनल मीडियम ऑफ द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। और मेरे मित्रों ध्यान से समझना, ये मान लो कोई सेल है, सेल का जो ये इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड, ये वाला क्या है? कैटायन को अट्रैक्ट करेगा, कैथोड है, ये एनायन को अट्रैक्ट करेगा, ये एनोड है। हमने पाया कि एनायन को अट्रैक्ट करेगा तो एनायन ऐसे फ्री पाथ में तो चलेगा नहीं, बीच में इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम होगा, उसमें आपस में क्या होगा? कोलिजन होगा, तो उससे क्या पैदा होगा? रेजिस्टेंस पैदा होगा, हिंड्रेंस पैदा होगा। बात ध्यान में आती होगी ना? तो उससे जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटरनल रेजिस्टेंस को जनरली लेटर स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बोले तो प्लेट सेपरेशन, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना? दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए बोले तो प्लेट एरिया, इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। बात ध्यान में आती है ना? कंसंट्रेशन मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन आपने लिया है, कितना कंसंट्रेट सोल्यूशन लिया है। और तीसरी बात, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बात ध्यान में आती है ना? टेम्परेचर, मीडियम का टेम्परेचर कैसा है। और R आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना? इलेक्ट्रोलाइट। इसी में एक टॉपिक है क्या? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। ये EMF क्या होता है मेरे मित्रों? ध्यान से समझना। फोर्स बोले तो एक्सटर्नल कॉज, फोर्स का मतलब मैकेनिकल फोर्स F = ma से ना केवल रिलेट कर लेना। F का मतलब फोर्स होता वहां पे, यहाँ पे फोर्स, वहां पे फोर्स, दोनों का एक जनरल मीनिंग बताई थी। एक्सटर्नल कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, गिराए रहो, एक्सटर्नल कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ द चार्ज। फोर्स का मतलब एक्सटर्नल कॉज, फोर्स का मतलब एक्सटर्नल कॉज, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो चार्ज। एक्सटर्नल कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। न्यूमेरिकली इट इज डिफाइंड एज द potential difference across two terminals of the cell in open circuit
potential difference across two terminals of the cell in open circuit when there is no current drawn from this cell. इस सेल से कोई करंट नहीं ली गई और ये एक पॉजिटिव टर्मिनल, ये एक नेगेटिव टर्मिनल, उस केस में इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अभी थोड़ी देर पहले पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा है ना, V1 माइनस V2, इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब इससे कोई करंट न ली जा रही हो, जब इससे कोई करंट न पास हो रही हो, ठीक है ना। हमने क्या डेफिनेशन दे दी, हमने क्या डेफिनेशन बनाई, potential difference across two terminals of the cell in open circuit, बात ध्यान में आ गई, is called EMF of the cell, बात ध्यान में आती होगी ना। लिख लेना होगा क्या, potential difference across two terminals of the cell in open circuit is defined as EMF of the cell, electromotive force of the cell. Electromotive force is not a mechanical force, but this is the external cause responsible for the motion of charge, बात ध्यान में आती ना। मेरे मित्रों आगे बढ़े तो इसको ईएमएफ को सिंबॉलिकली हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्सिव कैपिटल ई, ठीक है ना, कैपिटल ई लेकिन कर्सिव वाला, ठीक। और अगला टॉपिक है इसी का टर्मिनल वोल्टेज, अगला टॉपिक है यहीं का टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे मित्रों ध्यान से समझना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन क्लोज्ड सर्किट, ये रहा हमारा सेल, हमने ऐसे बनाया, ऐसे बना दिया, इसका ईएमएफ ई ये, और यहां पर इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ध्यान से समझना, हमारे बात को समझने की कोशिश करना, जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ वो सेल का अपना औकात है, और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो सेल, कोई भी सेल एक्सटर्नल सर्किट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर सकता है, वो क्या है, उसका टर्मिनल वोल्टेज। डेफिनेशन टर्मिनल वोल्टेज की हमने क्या लिखी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन क्लोज्ड सर्किट, वो क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट, ध्यान रहेगा ना। अब लेकिन हमने प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करी कि ईएमएफ इज द एक्चुअल औकात ऑफ सेल, ईएमएफ जो है वो सेल का एक्चुअल औकात है, उसकी जो अपनी औकात है उसी को क्या बोल दोगे, ईएमएफ कह दोगे, बात ध्यान में, उसे क्या कह देंगे, ईएमएफ। लेकिन उस औकात में से वो कितना एक्सटर्नल सर्किट में ड्रॉप करा पाएगा, जितना वो एक्सटर्नल सर्किट में ड्रॉप करा पाएगा वो उसका क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, वो उसका क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, बात ध्यान में आ गई होगी। मेरे मित्रों ध्यान से समझना, हमने कहा कि एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो मैंने इनसे हर्षित दुबे से, आप सारे लोगों ने, हर्षित दुबे इधर उधर काहे देखने लगे, हर्षित दुबे से आप लोगों ने प्रपोज मारा कि भैया मुझे पार्टी देना, तैयार हो गए, हाँ, मम्मी से मांगा, अपने साथियों को पार्टी देना है, इनकी मम्मी ने इनको 100 रुपए दिया, ले जाओ पार्टी दे डालो। 100 रुपए लेके घर से निकले, 20 रुपए रास्ते में आने जाने का खर्चा हो गया, 10 रुपए आने का ई रिक्शा, 10 रुपए जाने का ई रिक्शा, तो पार्टी कितने की मिलेगी, 80 रुपए की। तो 80 रुपए इज द टर्मिनल वोल्टेज और 100 रुपए इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बात ध्यान में आती ना। इनका जो हमारा, इनका जो टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू E माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस पे जो ड्रॉप हो गया, अपने खर्चे के लिए जो ड्रॉप इन्होंने करा लिया, वो क्या हो गया, बात ध्यान में आ गई होगी, वो उसमें से माइनस हो जाएगा। ये कब होगा, जब भैया से पार्टी लेंगे हम, मतलब पार्टी ये जब दे रहे होंगे, मतलब जब सेल करंट दे रहा होगा, और जब सेल करंट दे रहा होगा तो सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा, जब सेल करंट दे रहा होगा तो सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा। हाँ, अब ये मत सोच लेना हाँ ये डिस्चार्ज हो गए, देखो इनको मजा आ गया कि हर्षित डिस्चार्ज हो गए, हर्षित डिस्चार्ज हो गए, नालायक, हर्षित डिस्चार्ज हो गए। आओ, V इक्वल टू क्या हो गया, E माइनस, नालायक, इधर देखो, E इक्वल टू V इक्वल टू E माइनस IR, ये कब हुआ, जब ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, इसे क्या कहेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, या कहेंगे करंट बाय द सेल, इसी को कहेंगे करंट बाय द सेल। अब सत्येंद्र ने कहा कि भाई हम सारे लोग मिल करके आज हर्षित को 100 रुपए देंगे,
इनको इन्होंने बुला लिया कि भाई आओ, हम लोग, तुमने पार्टी दे रखी थी मुझे, हम लोगों को, हम सारे लोग इकट्ठा करे हैं चंदा, आपको इकट्ठा करके देंगे, आपको 100 रुपए देंगे। तो भैया वहां से आए 100 रुपए लेने, ये लोग 100 रुपए मिला करके दे दिए, लेकिन एक बार फिर 10 रुपए आने में, 10 रुपए जाने में खर्चा हो गया। बाहर से जब आपने दिया कितना V, और तब वो 2 पार्ट में गया, उसका EMF बना के स्टोर हुआ, प्लस IR उसके इंटरनल में जो खर्चा हो गया, ये वाला रिलेशन, ये टर्मिनल वोल्टेज का रिलेशन कब अप्लाई होगा? ड्यूरिंग चार्जिंग। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? चार्जिंग ऑफ सेल। मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आ गई होगी, पक्का बोलो। ये खत्म हो गया 9th क्लास ICSE का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। तब तक बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, वही शेयर भी करते रहिए इस वीडियो को। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है? अरे नहीं किया है, पूछ लो, इनके घर में 5 मोबाइल, अभी एक में भी नहीं किया है।